Okay, students. So today's now we are going to discuss the NCERT chapter 1 electric charges and field. चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में हम लोग चैप्टर 1 जो हमारे पास में है एनसीईआरटी का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जैसे हम लोग देख लें कुछ क्वेश्चंस जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें आप देखेंगे कि एडिशनल एक्सरसाइजेस को इन्होंने यहां से हटाया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में यहां पे सीधे सीधे से जो लिए गए हैं इसमें मेरे पास में जैसे आपने देखा कि सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। जैसे आपने देखा दो चार्जेस हैं, हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही समझ लें जैसे एक कोई चार्ज आपने लिया हुआ है इस तरीके से, ये लिया हुआ है और कोई दूसरा चार्ज ये लिया हुआ है। सपोज ये कोई Q1 चार्ज है और ये आपने देखा कि कोई Q2 चार्ज है एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ये दोनों आपने देखा कि ये चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर यहां पर सेपरेट हैं और इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो यहां पे अगर आप देखेंगे Q1 की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कोलॉम, जबकि जो Q2 मेरे पास में चार्ज है यहां पे अगर आप देखेंगे दैट इज Q2 इज इक्वल टू आप देखेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कोलॉम और उनको जो सेपरेट किया गया एक दूसरे से दैट इज 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इनको सेपरेट किया गया। 30 इंटू 10 की पावर कितना -2 मीटर। ओके, तो हमें इनके बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा। तो जब मैंने आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाया था तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स की अगर बात कर लें दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या रख देंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और Q1 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 और Q2 की जगह अगर हम लोग बात कर लें दैट इज 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 और अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब 30 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -2, यहां पे आपने देखा स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले क्यों ना हम लोग पावर को यहां पे सॉल्व कर लें। तो यहां पे 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर -4 होगा और -4 जब ऊपर जाएगा तो यहां आप देखेंगे 13 हो जाएगा और ये यहां पे माइनस के 14 है तो 10 की पावर यहां पे माइनस का 1 बचेगा और यहां अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आपकी इसकी वैल्यू जो देखने को मिलेगी दैट इज 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आप यहां पे इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर दोनों फोर्सेस के नेचर की बात कर लें कि दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसका नेचर कैसा होगा, तो आपको पता है दोनों चार्जेस लाइक नेचर के हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। तो यहां पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है दैट इज द रिपल्सिव इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं जिसमें एक बार पावर पॉइंट पे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं इसको इस तरीके से, इसकी वैल्यू हम लोग यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें उन्होंने क्या रखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। देखिए इस क्वेश्चन को इन्होंने क्या रखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या रखा है, एक कोई चार्ज है 0.4 माइक्रोकोलॉम और किसी दूसरे स्फीयर पर जो चार्ज है -0.8 माइक्रोकोलॉम, उसकी वजह से इस स्फीयर पर जो लगने वाला फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, 0.2 न्यूटन दिया गया है। आपसे इन्होंने क्या रखा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस पहले तो फाइंड कर लो
और फिर इन्होंने क्या रखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैन्युअली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे आपने देखा यहां पे कि Q1 जो मेरे पास में स्फीयर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पे Q1 स्फीयर है और उस Q1 स्फीयर पर चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.4 माइक्रो कूलम। कूलम में चेंज करेंगे, दैट इज 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और जो दूसरा स्फीयर है Q2, उस पर वैल्यू कितनी दी गई है, -0.8 माइक्रो कूलम, यानी कि -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स कितना है हमारे पास, दैट इज 0.2 न्यूटन फोर्स है। ये 0.2 न्यूटन फोर्स है। अगर हम लोग बात कर लें कि इनके बीच की जो डिस्टेंस कितनी है, तो हम लोग यहां फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अगर हम लोग यहां पे वैल्यू R स्क्वायर की फाइंड करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहां पे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप देखेंगे Q1 Q2 और अपॉन F, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कितनी होगी, 9 इंटू 10⁹। Q1 यहां पे जो आपके सामने है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.4 इंटू 10⁻⁻ कितना, -6। Q2 आपके पास कितना दिया गया है, माइनस साइन, तो देखो यहां पे इसका नेचर हमें बतलाएगा, हम तो मैग्नीट्यूड लेंगे इसलिए साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 0.8 इंटू 10⁻⁻6 और अपॉन यहां पे अगर फोर्स की बात कर लेंगे दैट इज 0.2 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स यहां पे जैसे अगर हम लोग इसको यहां से ये रिमूव करें तो ये 2 टाइम्स ऐसे कैंसिल होगा, और पावर यहां पे आप देख रहे हैं कि माइनस के 12 हैं और ये पावर 9 है, तो 10 की पावर मेरे पास में -3 जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 टू द 16 और 16 9 जाए, यहां पे कितना हो जाएगा, 144। तो यहां पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी दैट इज 144 इंटू 10 की पावर अगर आप देखेंगे दैट इज -4, इतने मीटर, ये R स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। लेकिन चूंकि हमने तो R फाइंड करना है, तो अगर हम लोग यहाँ पे R इक्वल टू निकालेंगे तो अंडर रूट हम लोग इसका लेंगे यहाँ पे 144 इंटू 10 की पावर कितना, -4, तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और अगर हम लोग यहां से पावर को रिप्लेस कर देते हैं देन दैट इज द 12 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट इन्होंने और पूछा था कि अगर स्फीयर 1 पे जिसपे चार्ज कितना है, 0.4 माइक्रो कूलम है, इस पर अगर स्फीयर 2 जिसपे चार्ज कितना है, -0.8 माइक्रो कूलम है, उसकी वजह से लगने वाला फोर्स अगर कितना है, 0.2 न्यूटन है। तो न्यूमेरिकल में इन्होंने क्या रखा है नेक्स्ट पार्ट में, तो बतलाओ कि जो फोर्स हमारे पास में होगा वो सेकंड स्फीयर पे कितना काम करेगा ड्यू टू द फर्स्ट। तो मैंने आपको बताया था कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जब मैंने बतलाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि F12 इक्वल टू किसके होता है, -F21 अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट इज ऑल्सो 0.2 न्यूटन। जितना स्फीयर सेकंड स्फीयर 1 पे फोर्स लगाएगा उतना ही स्फीयर 1 स्फीयर सेकंड पर फोर्स लगाएगा। ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, क्योंकि ये फोर्सेस का जो नेचर है वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि चूंकि चार्जेस अलग अलग हैं, तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो पहले पावर पॉइंट पे थोड़ा सा देख लें हम लोग इस क्वेश्चन को। तो यहां पे अगर आप देखेंगे इस तरीके से हमने यहां पे इसको कैलकुलेट किया, और यहां पे मैंने बताया कि स्फीयर सेकंड पर भी उतना ही फोर्स लगेगा स्फीयर फर्स्ट की वजह से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने क्या रखा है, चेक दैट द रेशियो ऑफ द के स्क्वायर। यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको सही लिख के दिखाता हूं। जैसे इन्होंने यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक लिया हुआ है, अब ये यहां पे जैसे सही है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने क्या रखा है, चेक द रेशियो। यहां पे अगर हम लोगों को रेशियो चेक करना है, के ई स्क्वायर अपॉन जी, और यहां पे अगर आप देखोगे एम ई एम पी।
इज डायमेंशनलेस। मुझे यहां पे बताना है कि ये डायमेंशनलेस है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें ये दिखलाना है कि ये डायमेंशनलेस है, तो इसके लिए हम लोग कुछ डिस्कस कर लें। सबसे पहले देखिए साइड में थोड़ा सा यहां पे हम लोग समझ लेते हैं कि k, जैसे कि आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आप यहां पे बहुत अच्छे से समझ लें। और हम लोग जब इसकी वैल्यू देखेंगे, जैसे आपको पता है मैंने जब कूलॉम्स लॉ आपको पढ़ाया था, तो F इज इक्वल टू आपको बताया था मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो K है, अगर मैं K इज इक्वल टू बात कर लूं तो आप देखेंगे Q1 Q2 अपॉन ये कितना हो जाएगा FR स्क्वायर। तो K की जगह अगर मैं रखूंगा कूलाम इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो बच्चों आप देखेंगे दैट इज कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, कई लोग सोच लेते हैं कि K यहां पर कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, बट यहां पे आप थोड़ा समझ लीजिए कि K यहां पर कूलॉम्स लॉ में हम लोग किसकी वैल्यू को देखते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से हम लोगों ने देखा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास में K की वैल्यू आ जाएगी, और इंटू ई तो आपको पता है कि चार्ज है, तो यहां पे ये कूलॉम स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। और अपॉन अगर हम लोग बात करें यहां पे, जैसे सपोज अगर हम लोग बात कर लें, एक थोड़ा सा यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड आउट करी है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करी। तो यहां पे यूनिट को लेके थोड़ा सा इशू है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पे एक मैंने मिस्टेक करी है, जैसे यहां पर हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग बात कर ले यहां पे कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट अगर हम लोग बात करेंगे या इस पूरे की बात करेंगे, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, थोड़ा सा समझिए। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे एक मिस्टेक था, दैट इज K Q1 Q2 और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे यहां पे, वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा F अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो स्टूडेंट दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर आएगा ये, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम की पावर -2। यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप यहां पे जैसे देखेंगे तो हम लोग इसको कह देते हैं दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और चार्ज तो कूलॉम स्क्वायर है। जी यहां पे आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से जी के बारे में। तो अगर हम लोग सबसे पहले जी का निकाल लें कि जी का यूनिट क्या होगा, तो जी के लिए आपने पढ़ा होगा वहां पे रिलेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, या G इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो जाएगा m1 m2। तो यहां पे देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो ये किलोग्राम स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। तो जी का जब यहां पे हम लोग यूनिट पुट करेंगे दैट इज कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मास हैं, तो ये किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर। तो देखिए अब आपको यहां से क्लियर हो रहा है, ये यूनिट इससे जाएगा, यहां पे ये जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये यहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आपको यहां पे जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो कितना आएगा हमारे पास में 1। इससे हम लोगों ने निकाल लिया कि दिस रेशियो इज यूनिटलेस, दिस रेशियो इज यूनिटलेस। ये रेशियो कैसा है, यूनिटलेस, और यूनिटलेस है सो डायमेंशनलेस, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में डायमेंशनलेस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज और कह रखी है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें इन्होंने कह रखा है टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो की वैल्यू भी हम लोगों को डिटरमाइन करनी है कि इस वैल्यू की इस रेशियो की वैल्यू भी क्या होगी। अब थोड़ी सी हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं कि ये रेशियो आता कहां से है। तो जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये मेरे पास में एक कोई इलेक्ट्रॉन है, और ये आपने देखा कि कोई प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा अगर हम लोग देख लेते हैं
दैट इज QE, वो भी आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल ही होता है। मास की अगर बात कर ले तो इस पे मास me है और इस पर मास क्या mp है, और इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस यहां पे हम लोग r ले लें तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इन दोनों के बीच Fe, वो क्या काम करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जब आप लगाओगे तो यहां अगर आप देखेंगे दैट इज K और Q1 Q2 आपके पास में क्या हो जाएगा E स्क्वायर और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। और अगर हम लोग बात कर लें ग्रेविटेशनल फोर्स की तो वो आपको पता है कि G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो G me mp और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो अगर आप Fe अपॉन Fg यहां पे करोगे तो आपको एक बात देखने को मिलेगी के ई स्क्वायर R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपॉन G me mp। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आपको पता है कि K जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जैसे कि आपको पता है 6.67 इंटू 10 की पावर कितनी होती है -11, तो ये हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, और प्रोटॉन के मास की बात कर लेंगे दैट इज 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और जब स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे सिंप्लीफाई करने पे तो मुझे देखने को मिलेगा दैट इज 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 39, या राउंड ऑफ करके हम लोग देख लेते हैं 10 टू दी पावर 39। और मैंने फिजिकल वर्ड में आपको पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज Fe, दैट इज 10 टू दी पावर 39 ऑफ द यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होगा 10 टू दी पावर 39 टाइम्स। अगर हम आगे एक पावर ले लेते हैं तो 10 टू दी पावर 38 टाइम्स भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट एक बार हम लोग इसको पावर पॉइंट पे और थोड़ा सा देख लें। यहां पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं जिसमें उन्होंने क्या रखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। पहले पार्ट में उन्होंने क्या रखा है कि हमें एक्सप्लेन करिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर बी पार्ट में क्या रखा है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्जेस। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग पहले पार्ट की बात करते हैं, ए पार्ट की बात करते हैं, तो उसमें मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एक डेफिनेशन पढ़ाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। और इसके पहले मैंने क्या बताया था कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, इट इज डिस्क्रीट इन नेचर। वो नेचर इट इज डिस्क्रीट इन नेचर का मतलब वो नेचर वाइज कैसा होता है डिस्क्रीट होता है। और जब हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि द चार्ज इज फाउंड इन द मल्टीपल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने आपको बतलाया था कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी का जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के होगा। तो ये चीज आप यहां पे सामने देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट टेक एनी वैल्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, इट डिस्क्रीट इन नेचर, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज फाउंड इन द मल्टीपल ऑफ द 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, जो कि किसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। किसका चार्ज होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का। तो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इट्स मीन किसी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, जैसे कि हम लोग यहां पे देख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ओके, सेकंड पार्ट में जैसे इन्होंने क्या रखा व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक द लार्ज स्केल ऑफ चार्ज। देखिए मैंने पहले भी आपको बतलाया है कि जो यूनिवर्स है उसे हम दो तरीके से डील करते हैं। एक कैसे करते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है और एक मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है।
माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, जिसको हम लोग अपने नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, ठीक है, जिनमें हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारी चीजें आते हैं। और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का मतलब होता है लार्ज स्केल पे कोई भी चीजें होती हैं उनको। तो आप देखेंगे कि लार्ज स्केल पे अगर कोई है तो उसके कंपेयर में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कैसे होगा, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में जब मैक्रोस्कोपिक को डील करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। तो आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं। द elementary charge on the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is extremely small while dealing with the macroscopic object. The charge on a macroscopic body is so large that the value of the elementary charge is negligibly small. Therefore, we can quantization of the electric charge when dealing with the macroscopic. हम इग्नोर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने क्या रखा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। ये मैंने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से बतलाया था। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो दोनों पे चार्ज आता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था ग्लास रॉड पर कैसे चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो सिल्क है सिल्क पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्लास रॉड से निकल करके कहां शिफ्ट हो जाते हैं, सिल्क पे शिफ्ट हो जाते हैं, सिल्क क्लॉथ पर शिफ्ट हो जाते हैं। जिससे ग्लास रॉड पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी, कमी हो जाती है। तो वहां पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। और सिल्क पर कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ऐसी बहुत सारे सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ द बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए थोड़ा सा यहां पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर लें। तो मैंने आपको बतलाया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग कह सकते हैं, सबसे पहले चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। जैसे आप देख रहे थे कि ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क के साथ रब कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल करके कहां शिफ्ट हो रहे थे, सिल्क पे शिफ्ट हो रहे थे। जैसे एक बॉडी पॉजिटिव आ रही थी, दूसरी बॉडी क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। लेकिन अगर हम नेट चार्ज की बात करते हैं कि नेट चार्ज कितना होगा, तो जितना ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा उतना ही चार्ज सिल्क पर नेगेटिव अपीयर होगा। तो जो टोटल चार्ज होगा, इस टोटल चार्ज की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो वैसे भी मैंने आपको बतलाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, एक और मैंने सेंटेंस बोला था कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम इज रिमेन्स कंजर्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखती हैं कि द टोटल चार्ज इन न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन, चाहे तो मैं कोई न्यूक्लियर रिएक्शन उठा लूं और चाहे मैं कोई केमिकल रिएक्शन उठा लूं, तो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए आपने देखा 92U238 है, यूरेनियम है, और अगर यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है 2He4, तो आपको मालूम है 90Ts234, यहां पे क्या बनता है, थोरियम बनता है। तो मतलब अगर आप देखोगे रिएक्शन से पहले जो टोटल चार्ज होगा यूरेनियम पर वो इक्वल टू मेरे पास में इन दोनों के चार्जेस के सम के इक्वल होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए मैंने वही चीज आपको यहां पे एक्सप्लेन करी है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, अगर हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, तो चार्जेस जो है वो दोनों पे अपीयर हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और यहां पे आप देखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जेस आर इक्वल, दोनों पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट नेचर कैसा, ऑपोजिट है। तो जो टोटल चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा, वो क्या प्रूव करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, 0। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें जैसे इन्होंने क्या रखा है, 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corner of square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पे फिगर से समझ लें। देखिए ये यहां पे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग यहां पे चले गए। जैसे आपने देखा मेरे पास में 4 चार्जेस हैं, एक A पॉइंट पर 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है,
बी पॉइंट पर आपने देखा -5 माइक्रोकोलॉम है, सी पॉइंट पर 2 माइक्रोकोलॉम है और डी पॉइंट पर -5 माइक्रोकोलॉम है। और सेंटर पर यहां पर एक कोई क्यू चार्ज ले लिया और वो कितना है 1 माइक्रोकोलॉम है। तो बच्चों जानते हैं आप इस क्यू चार्ज पर 4 फोर्स काम करेंगे। एक मैंने सिंपल मेथड बताया था डायरेक्शन लेने के लिए कि ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अवे एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स। और हमेशा अवे और टुवर्ड्स उस चार्जेस के साइन को देख के लगाया करते हैं जिसकी वजह से फोर्स लगता है। तो जैसे अगर आप यहां पे देखेंगे कि QA जो कि 2 माइक्रोकोलॉम है, इसकी वजह से इस क्यू पे जो लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट इज FA। वो यहां पे क्या होगा बच्चों, FA होगा। यहां पे जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पे FA ले लेते हैं, जैसे ये A है मेरे पास और ये यहां पर सेंटर पर आपने देखा कि कोई क्यू चार्ज रखा है, तो FA का डायरेक्शन इस तरीके से आप देखेंगे अवे। ओके बच्चों, अगर मैं FA के मैग्नीट्यूड की बात कर लूं कि FA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो FA का मैग्नीट्यूड होगा FA इज इक्वल टू आप देखेंगे K QA इंटू Q और अपॉन R स्क्वायर। और आपने देखा यहां पे जैसे कि न्यूमेरिकल है, इसमें साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर इसकी पूरी साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये अगर डायगोनल की बात कर लेंगे तो डायगोनल कितना हो जाएगा, उसका 10√2 हो जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात कर लूंगा दैट इज 5√2, सारी 5√2 होंगी। ओके बच्चों, तो यहां पे QA इंटू Q और अगर आप देखेंगे QA इंटू Q की वैल्यू जैसे कि आपको पता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, देखना अभी आपको यहीं पे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और Q की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहां पे दैट इज द 1 माइक्रोकोलॉम, सो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 और अपॉन ये 5√2 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 5√2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ओके बच्चों, ये FA। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें यहां पे कि B जो चार्ज है इसकी वजह से Q पे जो लगने वाला फोर्स होगा, तो आपको पता है कि B यहां पर B का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। तो ड्यू टू दिस चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज Q, ये कैसे होगा, टुवर्ड्स। तो आप देखेंगे FB का डायरेक्शन कैसा होगा, टुवर्ड्स हो गया। तो FB, अब अगर हम लोग बात कर लें मैग्नीट्यूड ऑफ द FB, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द FB की अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट इज ऑल्सो K QB इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो K की जगह यहां पे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और ये यहां पे 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 और दैट इज 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 और बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द 5√2 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहां पे कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन आएगी, इतने न्यूटन या इतने न्यूटन। मुझे उसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं उसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ आप लोगों को मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए बात कर रहा हूं। बट लेकिन अगर हम लोग FC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको जरा ध्यान से देखना होगा कि FC जो काम करेगा ड्यू टू द QC चार्ज की वजह से काम करेगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे कि QC की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो जो FC इस पे फोर्स काम करेगा Q पे, वो कहां काम करेगा, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज अवे, तो अवे काम करेगा। तो इसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स होगा FC, वो कहां काम करेगा, इधर। और अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को तो FC भी 1 और 2 के बीच काम कर रहा होगा। ये सामने देखिए, जैसे FA भी 2 और 1 के बीच काम कर रहा था तो FC भी काम करेगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि 10 FA का जो मैग्नीट्यूड है वही FC का मैग्नीट्यूड होगा। इसीलिए मैंने आपको लिख के दिखाया है यहां पे, ताकि हम आपको मैग्नीट्यूड समझाते हैं। और अगर हम लोग FD की बात करें कि D की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, तो यार देखो D यहां पे नेगेटिव चार्ज है और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स, तो यहां पर जो FD है वो टुवर्ड्स काम करेगा इस तरफ। लेकिन अगर हम लोग यहां पे अगर बात करेंगे FD की बात करें कि FD का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ध्यान से देखिए FD भी 5 और किसके बीच में काम कर रहा है, 1 के बीच में काम कर रहा है, जो FB कर रहा था। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि FB का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द FD। तो यहां पे आपने देखा कि FA इक्वल टू क्या है, FC, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और डायरेक्शन कैसे इनके अपोजिट है, सो दे म्यूचुअली कैंसिल ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, और FD इक्वल टू FE, इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये
ये पता चला, इसको कैंसिल कर दिए, ये इसको कैंसिल कर दिए, तो अगर हम लोग बात कर लेंगे कि नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन द चार्ज, यहां पे बात कर लें Q, तो आपने देखा या जो कि कितना है, Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम्ब, दैट इज 0। वो हमारे पास में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग कल डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में और आगे के क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए इसको, बाकी कल।